अब पढ़ाई नहीं रुकेगी कि हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आज हम कक्षा 8वीं की गणित विषय की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लर्निंग लेकर उपस्थित है। आज के हमारे गणित विषय के एक्सपर्ट माननीय अनिल खरे सर हैं। तो यह वंडरफुल लर्निंग आपकी प्रारंभ हो उसके पूर्व मैं प्रमोद श्रीवास्तव हमारे गणित विषय के आज के एक्सपर्ट माननीय अनिल खरे सर एवं विषय को जानने के जिज्ञासु आप सभी विद्यार्थियों और उनके शिक्षकों का भावभीना स्वागत करता हूं। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी कि अपने स्लोगन के साथ आइए शुरू करते हैं गणित की यह वंडरफुल लर्निंग। और इसके लिए सम्मान के साथ आमंत्रित हैं श्री अनिल खरे सर। गुड इवनिंग चिल्ड्रंस। आज हम गणित में कक्षा 8 का अध्याय 8 पढ़ेंगे, कंपेयरिंग क्वांटिटीज। और इसमें हम रेशियो और परसेंटेज पे बात करेंगे, फिर चक्रवृद्धि ब्याज और उसका उपयोग, इन विषय पर चर्चा करेंगे। मुख्य रूप से इस वाली प्रश्नावली में सवालों पर हम ज्यादा जोर देंगे, क्योंकि अभी स्कूल ऑफ एक्सेलेंस के लिए भी आप में से बहुत से बच्चे भरेंगे, तो उनको ये ज्यादा सुविधाजनक होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक बात कंपेयरिंग क्वांटिटीज में। जैसे कि अगर एक बास्केट है, ठीक है, और उस बास्केट में मान लीजिए कि 20 जो है एप्पल है, सेब, और 5 ऑरेंजेस हैं, ठीक है। तो हमको अगर कोई पूछे कि ऑरेंजेस यानी कि संतरे और एप्पल में क्या अनुपात है, मतलब कि एप्पल और ऑरेंज में सरल अनुपात क्या है, तो देखें कि हमारे पास में ऑरेंजेस कितने हैं, 5, और एप्पल कितने हैं, 20। तो हम बोलेंगे ऑरेंजेस इज टू एप्पल, मतलब ऑरेंजेस संतरा अनुपात सेब बराबर उनकी संख्या क्या है, 5:20, और वो हो जाएगा 5/20, यानी 1/4। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए ये है ना, कि हमारे पास में ऑरेंजेस है 5 और एप्पल है 20, ठीक है। तो पूछा क्या कि ऑरेंजेस और इस टू एप्पल, मतलब पहले ऑरेंज बोला तो पहले ऑरेंज की संख्या आएगी। यही बात अगर एप्पल टू ऑरेंज बोल लेते तो अपनी ये बात बदल जाती, 20:5 बनता, है ना। हमसे पूछा गया है कि ऑरेंजेस और एप्पल में क्या अनुपात है, तो 5:20 लिखा जाएगा, जिसका मतलब होगा 5/20। 5/20 में 5 से 20 4 बार कट जाता, तो ये सरल अनुपात कहलाता है, ठीक है। जब हमने इनका मतलब सिंप्लीफिकेशन कर दिया, सरलीकरण कर दिया, तो वो 1/4 आ गया। इसका मतलब हुआ कि नंबर ऑफ एप्पल इज 4 टाइम्स दैट ऑफ द ऑरेंजेस, मतलब कि सेब की संख्या ऑरेंजेस की संख्या के 4 गुनी है, ठीक है। तो और वी कैन से देयर आर द 5 ऑरेंजेस आउट ऑफ 25। अच्छा, कुल फल कितने हैं, कुल फल हमारे पास है 25, क्योंकि 20 आपके क्या है, एप्पल, और 5 क्या है, ऑरेंजेस। तो दोनों को जोड़ दिया तो 25 हो गए। तो 25 में से 5 ऑरेंजेस है, 25 में से 5। अब इसी बात को जब हमको 100 में से निकालना होगा, तो वो प्रतिशत बदल जाएगा। प्रतिशत का शाब्दिक अर्थ ही प्रति मतलब 1, शत का मतलब 100। जैसे कि परसेंट, पर मतलब 1, सेंट का मतलब 100। तो इसलिए प्रति 100 पर कितने। अब हमारे पास में ऑरेंजेस कितने हैं, 5 है, कुल फल कितने हैं, 25 है। तो 5 ऑरेंजेस 25 में से, तो 1 में से कितना होगा वो हम निकालना चाहेंगे। तो 5/25 और 100 में से कितना होगा, तो 100 का गुना। तो मैंने 2 तरीके से इस बात को समझाया, परसेंटेज में कन्वर्ट करना, मतलब हमको हर 100 बनाना है। तो हमारे पास देखें 5/25 क्या है, 5/25, जैसे किसी ने बच्चे को अगर 5 नंबर मिले गणित में या किसी विषय में 25 में से, तो टीचर आप कैसे लिखते हैं, मैंने दबा दिया ऐसा 5/25। तो 5/25, अब इसमें 4 से अंश और हर मैं दोनों का गुना कर दूं, तो फ्रैक्शन में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो 5 चौके 20, 20/100 हो गया। तो 20/100 मतलब 20%, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑरेंजेस यानी कि संतरे कितने प्रतिशत हैं, जब 5 होते हैं 25 में से, तो 20% होते हैं। दूसरा तरीका इसको हल करने का और भी है, 5/25 हमारा फ्रैक्शन है, हमने 100/100 का गुना, 100 का गुना 100 का भाग कर दिया, ठीक है। और इसको लिखने का तरीका थोड़ा देखें, 5/25 गुना ये 100, और ये 100/100 को मैंने 100 गुना 1/100 लिख दिया। जब 100 का 1 से गुना होगा तो 100/100 ही बन जाएगा। अब ये 1/100 क्या है, प्रतिशत, यानी प्रत्येक 100 पर,
तो इसकी जगह परसेंटेज लिख दिया, तो हमारे पास में आ गया 5/25 गुना 100%। अब 25 से 100 4 बार कट गया, 25 चौके 100, 4 पंचे 20, तो 20% आ गया। तो यहाँ इस तरीके से हम, आप जब 8.1 प्रश्नावली देखेंगे तो उसमें इस तरीके के सवाल हैं कि मतलब आपके रेशियो को, है ना, अनुपात को प्रतिशत में बदलना। ठीक है, तो पहली बात ये सीखी हमने, कैसे हम रेशियो को, अनुपात को जो है प्रतिशत में बदलेंगे। प्रतिशत में बदलने का मतलब है हर को 100 कर देना। हर को 100 करने के 2 तरीके हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर कभी-कभी हर में ऐसा, जैसा यहाँ 25 तो 100 का गुणांक है, तो आपको आसान हो गया। कभी अगर यहाँ 13, 15, 17 कुछ इस तरह की संख्या आ गई, तो बेहतर होगा कि हम इस तरीके से उसको हल करें। जब हम नोट को बना दे, अंश और हर में 100 का गुणा करके हल कर दें। ठीक है, तो इस तरीके से हमने रेशियो को प्रतिशत में करना सीखा। फिर इस पर एक सवाल है जो कि इम्पोर्टेंट लगता है मुझे, एग्जाम्पल में ही है कि ये सवाल ये है कि एक पिकनिक का प्लान किया गया। उस पिकनिक में लड़कियों की संख्या जो है 60% है, टोटल गर्ल्स की। ठीक है, स्टूडेंट्स हैं, बॉयज स्टूडेंट, गर्ल्स स्टूडेंट दोनों हैं, और उसमें लड़कियों की प्रतिशत 60 है, 60% है। वो 60% कितने के बराबर है? 18 के बराबर है। मतलब उस पिकनिक में जो जाने वाले बच्चे हैं उसमें 60% लड़कियां हैं और लड़कियों की संख्या 18 है, और उनका पिकनिक स्पॉट जो है 55 किलोमीटर दूर है, 55 किलोमीटर दूर है, और जाने आने का किराया जो है 12 रुपए प्रति किलोमीटर है। ठीक है, तो हमको ये दूसरी चीज एक और दी है कि वहां जाने पर रिफ्रेशमेंट, खाने वगैरह में जो खर्च होने वाला है, वो उनका बजट 4,280 रुपए का है। फिर से एक बात समझ लें, एक पिकनिक प्लान की गई, पिकनिक में 60% लड़कियां हैं और वो उनकी संख्या 18 है, पिकनिक का स्पॉट 55 किलोमीटर दूर है, पिकनिक जाने के लिए जो किराया तय हुआ वो 12 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से तय हुआ है, वहां पर जो उनका खाने पीने का खर्च है वो 4,280 रुपए का है, और हमें पता करना है कि जब पिकनिक में 60% लड़कियां हैं और उनकी संख्या 18 है, तो कुल लड़के और लड़कियों का अनुपात क्या है, और दूसरी बात, इस खर्चे में प्रत्येक व्यक्ति का कितनी हिस्सेदारी, यानी प्रत्येक व्यक्ति पर कितना खर्च आएगा, ये भी हमें देखना है। ठीक है, तो आप देखें, मैंने आपके लिए सवाल दिखा देता हूँ, है ना। A picnic is being arranged in a school. Girls are 60% of the total number of the students and are 18 in number. The picnic site is 55 kilometer and transport charge at the rate of rupees 12 per kilometer. ठीक है, the total cost of the refreshment will be 4,280. Find the ratio of the number of girls to that of the boys and the cost per head if 2 staff members are also going. उनके साथ में 2 स्टाफ मेंबर भी जाएंगे, और इसलिए हमें कितना खर्चा आएगा। ठीक है, तो अब देखें, हमें पहली बात ये है कि लेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब कुल बच्चों की संख्या नहीं मालूम है, मान लो कि वो x है, तो x का 60% जो है लड़कियां हैं, और लड़कियों की गिनती भी दी है 18 है, इसलिए हमने ले लिया कि मान लीजिए कि कुल विद्यार्थियों की संख्या जो है x है, तो x का 60% जो है लड़कियां हैं और लड़कियां 18 हैं, इसलिए 60% जो है x का 18 के बराबर हो जाएगा। 60% का मतलब 100 पे 60 यानी 60/100। ठीक है, और मतलब ये का है तो इसका मतलब हो गया गुना बराबर 18 क्रॉस। अब x का मान निकालने के लिए आपको, आप जानते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जाएगा, तो 18 गुना 100/60, 18 गुना 100/60 आ गया। अब ये है जो है आपका 6 से कट गया, 6 द्वारा 6 तिया 18, और ये वाला शून्य शून्य से कट गया, शून्य से शून्य कट गया, 6 तिया 18, 6 कम 6, 6 तिया 18, 3 दाम 30, तो हमारे पास 30 आ गया। मतलब क्या हुआ, x क्या था हमारा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 30 है, और 30 में लड़कियों की संख्या कितनी है, 18, मतलब लड़कों की संख्या कितनी हो गई, 12। ठीक है, तो ये हमने निकाल दिया नंबर ऑफ बॉयज, है ना। नंबर ऑफ बॉयज 30 ऋण 18 बराबर 12। अब हमसे पहला बात क्या पूछी थी कि रेशियो पता करना था, किसका, लड़कियों का और लड़कों के बीच के अनुपात पता करना है। तो लड़कियां कितनी है हमारी, 18, लड़के कितने हैं, 12, तो 18:12 मतलब 18/12। अब इनका जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो अधिकतम गुणांक गुणा जो है इसका 6 है ना, 6 तिया 18 और 6 दूनी 12। तो जब अपन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है, महत्तम सम जो है उनका कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास 3/2 आ जाएगा। सरलतम रूप ये हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि रेशियो जो है लड़कियों लड़कों का अनुपात 3:2 है। देखिए, फिर दूसरा हमको पता करना है कॉस्ट पर हेड, मतलब प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर कितना खर्चा आएगा। तो हमने खर्चा क्या क्या हमारा, आने जाने का खर्चा और रेट के हिसाब से,
अब आने जाने चूंकि 55 किलोमीटर दूर है पिकनिक स्पॉट, तो जाएंगे और आएंगे तो 2 बार 55 हो, क्योंकि जाना आना तो 55 दूनी 110। किराए का रेट आपको 12 रुपए प्रति किलोमीटर बोला है, तो 110 से 12 का गुना किया तो अपने पास में आएगा 1320। अब टोटल एक्सपेंसेस मतलब कुल खर्च क्या आएगा, तो रिफ्रेशमेंट में प्लस ट्रांसपोर्ट में, रिफ्रेशमेंट का खर्च आपको दिया है 4280, ट्रांसपोर्ट में अभी हमने कैलकुलेट कर दिया 1320, तो टोटल खर्चा कितना आ गया 5600। ठीक है ना। अब टोटल नंबर ऑफ जो पर्सन है, जाने वाले लोग कितने हैं, तो 18 लड़कियां हैं, 12 लड़के हैं और 2 स्टाफ मेंबर, 18 12 30 और 2 32 लोग हैं। तो 5600 में 32 से भाग दे दिया तो 175 आया, मतलब पर हेड 175 रुपए का खर्च आएगा। ये बात हो गई। ठीक है। पर हमारे सवाल में दूसरा हिस्सा भी था। दूसरा हिस्सा एक, अच्छा चलिए ये एक चीज और इसी पे अपन आगे बढ़ा लेते हैं, वो ये है, क्योंकि प्रतिशत पे हम आज चर्चा कर रहे हैं। इफ द फर्स्ट स्टॉप is at a place of 20 kilometer from the school, what percent of the total distance 50 kilometer is this? अब देखिए कि अगर उन्हें 55 किलोमीटर की दूरी में बीच में एक जर्नी, ब्रेक जर्नी है, मतलब कहीं वो रुकेंगे, और रुकेंगे कितने दूर पर, 22 किलोमीटर दूर पर। देखो, इफ देयर फर्स्ट स्टॉप इज एट ए प्लेस ऑफ 22 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूल, तो ये 22 किलोमीटर पर जो रुकेंगे वो 55 किलोमीटर का कितने प्रतिशत है ना। व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल डिस्टेंस 55 किलोमीटर इज दिस, ये जो 22 किलोमीटर है 55 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। और दूसरा हिस्सा इसी में हमें पता करना है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ द डिस्टेंस लेफ्ट टू बी कवर्ड, जब 22 किलोमीटर चले जाएंगे तो उसके बाद उनको और कितने दूरी जाना है, वो दूरी भी कितने प्रतिशत में है 55 का, हमको दोनों चीजें पता करना। ठीक है, क्योंकि आज हमारे को हमारा मतलब जो मुख्य बिंदु हमारा है प्रतिशत, और उसके बाद में हम सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट पर चर्चा करेंगे, इसलिए हम इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो अब देखो, अगर आपको मान लीजिए कि 55 में से 22 नंबर मिले, तो फिर आपके टीचर ऐसे लिखते हैं 22/55, तो उन्होंने 55 में से 22 किलोमीटर कवर कर लिया है डिस्टेंस, है ना। तो वो उनके द्वारा कवर किया डिस्टेंस, यानी उनके द्वारा पाया हुआ डिस्टेंस, जैसे आपके द्वारा पाए हुए नंबर है 22/55 हो जाएगा। अब इसी को प्रतिशत में बदलना है, तो पिछले हमने दूसरा तरीका का उपयोग किया कि 55 जो है 100 का पूर्ण गुणांक के रूप में नहीं आता, तो मैंने 100/100 कर दिया। ठीक है, अब ये 22 गुणा 55 गुणा 100, ये 1/100 के लिए प्रतिशत बन गया। 11 से कैंसिल हुआ, 11 दूनी 22, 11 पंचे 55, और 5 से ये 100 20 बार कट गया, तो 20 दूनी 40, मतलब 22 किलोमीटर जो है उनका पहला स्टॉप जो है 55 किलोमीटर से दूरी का, वो 40%, यानी 22 किलोमीटर 55 का 40% है, यानी वो 40% डिस्टेंस कवर कर चुके होंगे जब वो 22 किलोमीटर जा चुके होंगे। ठीक है ना। तो परसेंट डिस्टेंस ऑफ टू बी ट्रेवल, अब बाकी कितना रहेगा, तो टोटल 100% में से 40 को घटा दिया तो 60% बाकी उनको, और यानी जो शेष डिस्टेंस वो 60%। इस तरीके से ये सवाल आपको आ जाएगा। इसके बाद हम प्रश्नावली पे देखते हैं। 8.1 प्रश्नावली पर इसी तरीके कुछ और सवाल हैं, इनसे हटकर हम उन पर बात करते हैं। एक सवाल है कि एक फुटबॉल टीम है, उस फुटबॉल टीम ने जो है 10 मैच जीते हैं, 10 मैच जीते हैं, और उनका ये जो 10 मैच है जीतना, वो कुल खेले गए मैचों का 40% है। 40%, यानी जो 10 मैच उन्होंने जीते हैं वो उनके द्वारा खेले गए मैचों का 40% है। तो हमको पता करना है कि उन्होंने कुल कितने मैच खेले। ठीक है, सवाल है कि फुटबॉल टीम वॉन 10 मैचेस आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड, जितने ने मैच खेले उनमें से 10 जीते हैं। इफ देयर विन परसेंट इज 40, देन हाउ मेनी नंबर ऑफ मैचेस डिड दे प्लेड इन ऑल। अगर उनके जीते गए मैचों का जो प्रतिशत है वो 40% है, तो उनके द्वारा कुल कितने मैच खेलेगा ये पता करना है। ठीक है ना। तो वही हम फिर से कहते हैं कि मान लेते हैं कि लेट द टोटल नंबर ऑफ द मैचेस दे प्लेड, जिन्होंने कुल कितने मैच खेले, मान लो कि एक्स खेले हैं, तो एक्स का 40% वो जीत गए हैं। एक्स का तो मतलब 40% ऑफ एक्स निकाला, और वो कितने जीते हैं 10, तो उसको 10 के बराबर बिठा दिया। 40% का मतलब 40/100, तो 40/100 गुना एक्स बराबर 10। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, तिर्यक गुना जिसको बोलते हैं, तो 4x ये रहा ऊपर, और 10 और गुणा 100 वहां चला गया, एक्स रह गया यहीं पर, 4 नीचे आ गया, तो 4 जो है आपका, अच्छा 40 का मैंने यहाँ पे 40% था ना, 40/100, तो ये एक जीरो यहीं पे हमने काट दिया, काट दिया तो क्या होगा 4/10, तो ये 10 उधर जाएगा, है ना, तो 10 गुणा 10/4 हो गया, 10 गुणा 10/4। अब ये 2 से कटा, 2 पंचे 10 और
2 दूनी 4 और 2 से 2 पंचे 10 तो 5 25 यानी x बराबर 25 आ गया। यानी उन्होंने टोटल कितने मैच खेले? उन्होंने 25 मैच खेले। ठीक है, ये क्लियर हो गया। हमसे पूछा गया था कि अगर उन्होंने कुल खेले मैचों का में से 10 मैच जीते हैं तो वो 10 मैच उनके द्वारा खेले गए मैच का 40% दिया था। कुल कितने मैच के लिए हमें पता करना था, तो हमने जान लिया कि उनके द्वारा खेले गए मैच 25 हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, वो कि एक सोहन नाम के एक व्यक्ति ने एक रेफ्रिजरेटर खरीदा। रेफ्रिजरेटर की कीमत है 25 रुपए। सेकेंड हैंड रेफ्रिजरेटर है और उसको रिपेयर करने में उसने 500 लगा दिए, है ना? और उसके बाद में 3300 रुपए में बेच दिया। तो हमें पता करना है कि उसको कितने प्रतिशत फायदा या नुकसान हुआ। ठीक है, तो सोहन बॉट ए सेकेंड हैंड रेफ्रिजरेटर, ठीक है, फॉर रुपीज 2500 and then spent 500 on the repair and sold it for rupees 3300. Find his loss or gain percent. तो कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, ये पता करना है। अब एक बात देखें कि हम जब जिसको हम ओवरहेड चार्ज बोलते हैं ना, भाड़ा या किराया, जब कोई दुकानदार कोई थोक दुकानदार से सामान लेके आता है और उसको अपनी दुकान तक ले जाता है, तो उसमें जो भाड़ा होता है वो उसकी क्रय मूल्य पर ही जोड़ लेता है। यही बात यहाँ पर भी होगी कि रेफ्रिजरेटर की कीमत उसने कितने में लिया था? 2500 में। उस पर उसने 500 रुपए लगा दिया, तो उसके लिए कॉस्ट प्राइस, इसके लिए क्रय मूल्य तो 3000 हो गया और उसने 3300 में बेचा है, तो ये सेलिंग प्राइस ज्यादा है। सेलिंग प्राइस ज्यादा होने पे फायदा होगा। देखो, सेलिंग प्राइस मोर देन द कॉस्ट प्राइस, तो प्रॉफिट मेड क्या होगा? उनका डिफरेंस होगा। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कर दिया, यानी 3300 में से 3000 घटा दिया, तो 300 का फायदा हो गया। अब हमें पता करना है, फायदा हुआ तो फायदा प्रतिशत में निकालना है। तो ये एक फॉर्मूला है बेटा, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, यानी लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100। तो लाभ कितना हुआ? 300 का। क्रय मूल्य कितना था उसके लिए? 3000 गुणा 100। तो ये 2 शून्य इस 2 शून्य से कट गया, 1 शून्य इससे कट गया, तो हमारे पास सरल रूप में आ गया 30/3। 30/3 को काटोगे तो 10%, तो मतलब उसको 10% का फायदा हुआ। ये हमारा सवाल है। ठीक है, इसके बाद ये सारे जब सवाल हो जाएंगे तो आपकी प्रश्नावली 8.1 आपसे बन जाएगी। इसके बाद अगली प्रश्नावली 8.2 है, तो हम उस पे भी कुछ सवालों पर उसपे चर्चा करेंगे और फिर इसके बाद में आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट में की जो है आपका चक्रवृद्धि ब्याज पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, 8.2 प्रश्नावली का एक दूसरे नंबर का सवाल है कि एक दिन संडे के दिन किसी जू में जो है 845 लोग ने विजिट किया गए। मंडे को यानी सोमवार को वहीं पर 169 लोग गए। ठीक है, फर्स्ट डे कितने गए? संडे को 845 गए, मंडे को 169 गए। तो पूछा है कि कितने प्रतिशत लोग कम हो गए। ठीक है, हमें ये पता करना है कि 845 पहले दिन गए, दूसरे दिन 169 गए, तो कितने प्रतिशत कम हो गए दूसरे दिन लोग। ठीक है, ऑन संडे 845 people went to the zoo. On Monday, only 169 people went. What is the percentage decrease in the people and visiting the zoo on Monday? मंडे को जाने वाले लोगों में जो है 169 तो कितने प्रतिशत कम हो गए। ठीक है, 100 में कितने कम हुए। अब देखें कि पहले हम कुल कितने कम हुए पता कर लेते हैं। वो कुल कितने में से कम होंगे? 845 से कम होंगे, फिर हम 100 में से निकालेंगे। ठीक है, तो देखें डिक्रीज इन द नंबर, मंडे को कितने गए थे? 845। उस सॉरी संडे को कितने गए थे? 845। मंडे को कितने गए? 169। तो इनका डिफरेंस कितना हुआ? 676, मतलब कि 676 लोग कम हो गए मंडे को। ठीक है, तो ये एक एकक विधि जिसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड से हम लगा सकते हैं कि आउट ऑफ 845 मतलब 845 में से कितने कम हुए? 676। तो एक में से कितने कम हुए? एक के लिए भाग किया जाता है, तो 676/845। तो 100 में से कितने कम हुए? तो 676/845 गुणा 100। अब ये 13 से काट दिया हमने, 13 पना 65, 67 में से 65 गए, 2 बचे, 2 और 2 26, 13 दूनी 26 और ये 13 6 78। ठीक है, 78, तो 84 में से 78 जाएंगे तो 79 80 और 4 मतलब 6 और 13 पना 65। फिर से ये 13 से कट जाएगा, 13 पना 65 और ये 13 चौके 52। तो सरल रूप हमारे पास 4/5 गुणा 100 आया। 4/5 100 में से 5 को हम 5 से 100 20 बार कर दिया,
तो 20 चौके 80, मतलब कितने प्रतिशत लोग कम हो गए? 80%, क्योंकि हमने 100 में से कितने कम निकाल लिए, तो हमारे पास में आ गया कि 100 में से 80%, 80 कम हुए, यानी 80% कम हुए। इसका मतलब कि 845 में से जब दूसरे दिन 169 गए तो 80% लोग कम गए। एक सवाल जो अक्सर आता है, न केवल इन परीक्षाओं में बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी इस तरीके का एक सवाल आ जाता है, और बोर्ड की परीक्षाओं में भी मैंने इसे बहुत देखा है। उससे संबंधित ये भी प्रश्नावली 8.2 का ही है, इस पे अपन चर्चा कर लें। एक दूध वाला है और उसने 2 भैंसों को 20,000 रुपए की दर से बेचा, प्रत्येक भैंस को 20,000 में बेचा। पर इस व्यापार में उसको पहली भैंस पर 5% का फायदा हुआ, जबकि दूसरी भैंस बेचने में उसको 10% का नुकसान हो गया। तो हमें कुल क्या उस व्यापार में, इस लेन-देन में उसको क्या फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, ये पता करना है, ठीक है? तो वो देखेंगे हम, ठीक है? द मिल्कमैन सोल्ड 2 ऑफ हिज बफेलोस फॉर रुपीस 20,000 ईच. On one, he made a gain of 5% and on the other, he suffered a loss of 10%. Find the overall gain or loss. ठीक है? अब देखें, दोनों भैंसों को उसने 20,000 में बेचा है, तो हम इसका मान लेते हैं कि मान लें कि उसका क्रय मूल्य क्या था, तो हम सपोज करते हैं लेट द सीपी ऑफ वन ऑन विच ही गेन 5% प्रॉफिट, जिस पर उसको 5% फायदा हुआ है, वो भैंस का क्रय मूल्य उसके लिए मान लो कि एक्स था, ठीक है? तो उसमें तो उसने 5% फायदा लिया है ना, तो फिर क्या होगा? क्रय मूल्य धन फायदा बराबर सेलिंग प्राइस आ जाएगा कुल, है ना? तो फायदा कितना है? 5%। किसका 5%? क्रय मूल्य का। तो इसलिए हमने क्रय मूल्य क्या माना? एक्स, तो एक्स प्लस 5% ऑफ एक्स बराबर 20,000, और 5% मतलब 5/100, तो एक्स प्लस 5x बाई 100 इक्वल टू 20,000 आ गया, ठीक है? लघुत्तम समावर्त जब लोगे तो आपको ये 105/100 हो जाएगा। जैसे ऐसे नहीं समझ में आता तो 100 के इसके साथ ये भी कर सकते हैं, 100 ऊपर इसके लिख दो, 100 नीचे लिख दो, 100x/100, तो लासापा अपने आप 100 हो जाएगा, 100x प्लस 5x 105x बन जाएगा, ठीक है? तो 105x बटे 100 बराबर 20,000। अब इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 100 कहाँ चला गया? ऊपर। 105 कहाँ चला गया? नीचे आ गया। तो हमारे पास 20,000 गुना 100 बटे 105, 105 और 100, 20 जो आपके 5 से कट गए, तो ये 20 बार कटा, ये 21 बार कटा, ठीक है? तो ये कितना हुआ? 4 लाख है ना? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, है ना? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार, लाख, 4 लाख, 4 लाख बटे 21 को जब आप भाग दोगे तो वो आता है 19,047.62, है ना? तो ये मतलब क्या था हमारा? एक्स। एक्स मतलब क्या है कि उसकी कॉस्ट प्राइस, मतलब उस भैंस की कीमत 19,047 थी, 19,047.62 थी, और उसने 20,000 में बेचा, इसमें उसको फायदा हुआ, ठीक है? दूसरी जो भैंस है उस पे उसको 10% का नुकसान हुआ। नुकसान हुआ मतलब क्या हुआ? उसने कम में बेच दिया। तो अगर कॉस्ट कॉस्ट प्राइस है, इसके क्रय मूल्य से कम है, तो हमने मान लिया कि क्रय मूल्य उसका y है, तो उसको नुकसान कितना हुआ? 10% किसका? क्रय मूल्य का। तो उसकी आ गया वो, मतलब क्रय मूल्य ऋण 10% किसका? क्रय मूल्य का, बराबर 20,000, क्योंकि उसको नुकसान हुआ है, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन आ गया, ठीक है? अब इसको जब लासा पर लघुत्तम समापवर्त लेंगे तो ये 100y माइनस 10y अपॉन 100 हो जाएगा। 100y में से 10y चला जाएगा तो 90y अपॉन 100 हो जाएगा, ठीक है? और 90, ये 100 फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इधर और 90 नीचे जाएगा, तो ये हमारे पास 2 लाख गुणा 100 बटे 90 आ गया, 0 कैंसिल हो गया, सॉरी 20,000 गुणा 100 बटे 90 आया, और 0 कैंसिल हो गया, तो ये 2 लाख बटे 9 हो गया, जिसको भाग देने पर हमारे पास 22,222 रुपए 22 पैसे आते हैं। तो 20,000 में बेच दिया 22,000 की चीज को, इसलिए इस पे यहाँ पर नुकसान हुआ है, ठीक है? अब हमें पता करना है कि इस व्यापार में टोटल क्या हुआ उसके साथ में, तो ये हमने दोनों के जो है कॉस्ट प्राइस दोनों की जोड़ दी। दोनों की कॉस्ट, पहले की भैंस की कॉस्ट प्राइस क्या थी? 19,047.62, दूसरे की क्या थी? 22,222.22। दोनों को जोड़ने पर हमारे पास में आ रहा है 41,269.84, मतलब 41,269.84, ठीक है? तो टोटल कॉस्ट प्राइस तो ये है, पर टोटल सेलिंग प्राइस कितनी मिली है उसने? 40,000, तो उसको घटा दिया हमने, तो हमें पता चल गया 1,269.84 ना, 1,269.84 का उसको लॉस हुआ टोटल इन ऑल। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है इसका, जनरली ये इस तरीके के सवाल आते हैं, ठीक है?
तो यहाँ पर जो है हमारे प्रतिशत पर आधारित सभी प्रकार के सवाल लगभग हो जाते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे फिर आपको 8.1 और 8.2 बन जाएगी। ठीक है। अब जो हमको इसी आज की क्लास में दूसरा हिस्से में जो हम देखना चाहते हैं, वो चक्रवृद्धि ब्याज पे चर्चा करना चाहते हैं। आप जानते हैं पिछली क्लासों में भी पढ़ा है, चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज पर ब्याज होता है, यानी पहले साल का मिश्र धन दूसरे वर्ष के लिए मूलधन बन जाता है। ठीक है। और साधारण ब्याज के सूत्र से भी आप शायद परिचित होंगे। साधारण ब्याज होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो हम आज देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का हम फॉर्मूला डिडक्शंस देखते हैं, क्योंकि आपकी कक्षा 8 की किताब में फॉर्मूले का डेरिवेशंस भी दिया हुआ है, तो वो हम समझ लेते हैं। हालांकि इस पर ज्यादा सवाल आते हैं, ठीक है, पर अपन इस पर चर्चा कर लेते हैं। देखो, हम जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100 होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100 साधारण ब्याज। ठीक है। और यहाँ पर मान लें कि पहले साल के लिए हम साधारण ब्याज को SI1 प्रिंसिपल को P1 से बताएंगे, और पहला साल बोल रहा तो P तो एक ही रहेगा और रेट हमारा सेम रहेगा। तो इसलिए हम पहले साल के मूलधन को P1 से और सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज को SI1 से दर्शाएंगे। तो SI1 बराबर P1, रेट हमेशा सेम रहेगा। पहला साल यानी 1 आ गया तो 1/100। तो पहले साल का हमारा सिंपल इंटरेस्ट जो बना P1R/100 बन गया। ठीक है। ठीक है। अब मान लें कि जो है हम पहले साल के अमाउंट को A1 से बताते हैं, तो A1 क्या हो जाएगा, ये सफिक्स 1 फॉर ए, मतलब पहले साल के 2 लिखा रहेगा तो दूसरे साल के लिए, और 3 लिखा रहेगा 3, मतलब तीसरे साल के लिए। तो A1 मतलब पहले साल का मूलधन बराबर पहले साल का ब्याज, पहले साल का मिश्रधन बराबर पहले साल का मूलधन धन पहले साल का ब्याज। तो A1 बराबर P1, और SI1 आपने अभी कैलकुलेट किया P1R/100, तो P1R/100 लिख दिया। इन दोनों से P1 कॉमन निकाल दिया हमने, तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा R/100। तो हमारे पास में A1 बराबर हो जाएगा P1 इन ब्रैकेट 1 + R/100, और ये दूसरे साल का मूलधन बन जाएगा, इसलिए P2 ले लिया। अब दूसरे साल पे हमें फिर से साधारण ब्याज अगर हम निकालेंगे तो वो मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। दूसरा साल दूसरा फिर से एक साल, इसलिए यहाँ पर 1 आया, रेट सेम रहेगा, P2 आ गया। P2 की जगह फिर से हमने ये वैल्यू पुट करी यहाँ पर, तो यह P1 1 + R/100, और ये R/100 ये लिखा हुआ। ठीक है। अब ये R को मैं सामने लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा P1R/100 और ये 1 + R/100। ठीक है। तो A2 क्या हो जाएगा, A2 मतलब P2 + SI2, मतलब दूसरे साल का मूलधन धन दूसरे साल का ब्याज। तो P2 की वैल्यू ये फिर से यहाँ पे लिख दी, ये P1 1 + R/100 इसकी जगह, और SI2 की वैल्यू ये भी आपने निकाली है P1R/100 1 + R/100। अब इसको मैंने शेड इसलिए दिया है कि देखो P1 1 + R/100, P1 1 + R/100 कॉमन है, तो हमने बाहर निकाल दिया दोनों में से। तो ये P1 1 + R/100 बाहर निकाल दिया, तो यहाँ क्या बचा, ये तो पूरी चीज निकल गई, तो यहाँ बचा 1, और यहाँ से P1 1 + R/100 निकल गया, तो यहाँ बचा R/100, ये R/100। तो हमारे पास में आ गया P1 1 + R/100 इन ब्रैकेट 1 + R/100। ठीक है। और ये 1 + R/100 1 + R/100 एक जैसे नंबर है, तो इंडिसेस लॉ से भी मतलब हम जो बोलेंगे उनको जुड़ जाएगा ना, x गुणा x, x की घात 2 हो जाती है, तो ये हो जाएगा 1 + R/100 की पावर 2, जो कि हमारे पास में सेकंड स्टेप पे यहाँ आ गया। A2 बराबर P1 1 + R/100 की पावर 2। ये नेक्स्ट ईयर के लिए मतलब तीसरे साल के P1 बन जाएगा। तो इस तरीके से आप देखते हो कि पहले साल में यहाँ 1 आया था, दूसरे साल में 2 आया, तीसरे साल में 3 आएगा, और nवें साल में जब बात करेंगे तो n आ जाएगा। तो हमारे पास में अमाउंट किसी भी साल के लिए निकालना हो तो जनरल फॉर्मूला बन गया P1 1 + R/100 रेज़ टू पावर n। ठीक है। और इन जनरल हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, यहाँ n ना होते A = P1 + R/100 की पावर n, जहाँ n नंबर ऑफ ईयर्स होता है। ठीक है। इस पर आधारित एक सवाल की भी हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे उन्होंने बोला कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹12,000 फॉर 2 ईयर्स एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। मतलब 12,600 रुपए पर 2 साल के लिए 10% की दर से जो है आपको 2 साल के लिए 10% की दर से 12,600 पर कितना चक्रवृद्धि ब्याज होगा, वो हमें पता करना है। हमें क्या-क्या मालूम है, मूलधन मालूम है 12,600, समय मालूम है 2 साल, दर मालूम है 10% सालाना। तो हमने ये फॉर्मूला लिया, अमाउंट इक्वल टू P इन ब्रैकेट 1 + R/100 रेज़ टू पावर n। P की जगह 12,600 लिया, 1 + 10% रेट है 10/100 की पावर 2।
इसका 0 और ये 0 कैंसिल हो गया, तो ये 1/10 हो गया। लघुत्तम समावर्त निकालोगे तो ये 11/10 की घात 2 हो जाएगा, इसलिए घात 2 है यानी 2 बार गुणा होगा। तो 12,600 गुणा 11/10, 11/10 और जो 10 के 0 और 10 का 0 यहाँ से कैंसिल होगा, तो 126 गुणा ये 11 गुणा 11 करेंगे जब आप, तो ये आ जाता है 15,246। ठीक है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितना है हमारा? ये आया है 15,246। प्रिंसिपल कितना था? 12,600, घटा दिया तो हमारे पास में कितना आ गया? 2,646 रुपए ये इंटरेस्ट आया। ठीक है, तो इस तरीके से ये पहला सवाल हुआ। दूसरी चीज देखेंगे हम, जब टाइम पीरियड और रेट सालाना के रूप में होकर जो है अर्धवार्षिक होगा, है ना। टाइम पीरियड एंड द रेट व्हेन द इंटरेस्ट नॉट कंपाउंडेड एनुअली, जबकि ब्याज की दर सालाना ना होकर अर्धवार्षिक है। ठीक है, तो एक चीज यहाँ समझने की है कि टाइम पीरियड ऑफ आफ्टर विच द इंटरेस्ट इज एडेड ईच टाइम फ्रॉम ए न्यू प्रिंसिपल इज कॉल्ड द कन्वर्शन पीरियड। मतलब क्या हुआ? द टाइम पीरियड ऑफ आफ्टर विच द इंटरेस्ट इज एडेड, मतलब क्या, जब 6 माही ब्याज की दर होगी तो हमारा जो हर 6 माह के बाद में जो ब्याज जुड़कर मूलधन बन जाएगा, वो हम कन्वर्शन पीरियड बोलेंगे, परिवर्तन काल। ठीक है। अब देखें कि अगर मान लीजिए ब्याज की दर सालाना है तो 1 साल में बाद में ब्याज लगेगा, जबकि अर्धवार्षिक है तो 1 साल में 2 अर्धवार्षिक हो जाएंगे, तो कन्वर्शन पीरियड हमारा 2 हो जाएगा। यानी क्योंकि कन्वर्शन पीरियड इन ए ईयर आफ्टर ईच 6 मंथ हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जब 2 अर्धवार्षिक हो गई, ठीक है ना। अच्छा, और दर जब हमारी होगी वो हाफ ईयरली हो जाएगी। मतलब हाफ ईयरली होने का मतलब अगर दर 10% सालाना है तो 5% अर्धवार्षिक हो जाएगी। मतलब जब हमें अर्धवार्षिक ब्याज की गणना करनी है तो आप ध्यान रखें कि हमें समय को दुगना और दर को आधा कर देना है। इसी तरीके से मान लीजिए दर तिमाही हो जाए तो फिर 1 साल में 4 तिमाही होगी, तो हमारा कन्वर्शन पीरियड 4 हो जाएगा और ब्याज की दर भी 1/4 हो जाएगी। हम इस पर एक सवाल भी कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि एक सवाल हम देखें और वो ये है कि व्हाट अमाउंट इज टू बी रीपेड ऑन ए लोन ऑफ ₹12,000 आफ्टर 1.5 ईयर एट 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। मतलब कि 12,000 रुपए पर 1.5 वर्ष के लिए 10% की ब्याज की दर से कितना हमको पैसा लौटाना होगा, जबकि ब्याज की दर अर्धवार्षिक है। इसे सुन लें, 12,000 रुपए पर 1.5 वर्ष के लिए 10% ब्याज की दर से हमें कितना पैसा लौटाना होगा, जबकि ब्याज की दर अर्धवार्षिक है। What amount is to be repaid on a loan of ₹12,000 for 1.5 year at 10% per annum compounded half yearly? तो अब देखें, 1.5 साल में कितनी छमाही होगी? 3 छमाही होगी। तो हमारे पास में टाइम कन्वर्शन पीरियड 3 हो गया, मतलब देयर आर 3 हाफ ईयर ना इन अ ईयर। तो हमारा t इक्वल टू 3 हाफ ईयर्स हो जाएगा। और दर क्या दी थी? 10% ईयरली है, पर एनम। तो हाफ ईयरली कितनी हो जाएगी? 5% हो जाएगी। अब वहाँ ये हम 5% दर और टी की जगह, एन की जगह, यानी जो हम यहाँ कई बुकों में यहाँ टी भी लिखा मिल सकता है, तो वो होगा। तो हमारे पास में मूलधन 12,000, एक धन दर 5% बटे 100 घात 3, और ये 12,000 5/100 यानी 1/20 हो जाएगा। लघुत्तम समावर्तक लेंगे तो 21/20 हो जाएगा आपका। 21/20 की घात 3 है तो 21/20, 21/20, 21/30, 20 किया। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 13,891 रुपए 50 पैसे। तो ये अमाउंट रिटर्न, व्हाट अमाउंट टू बी रिपेड, बोला था कितना अमाउंट रिपेड करना है, रिपे करना है, तो हमको 12,000 की जगह 13,891 रुपए 50 पैसे देना होगा। ठीक है। अब अगर इसी में कोई पूछे कि नहीं आप ये बताइए कि ब्याज कितना लगा उसको, तो ब्याज लगाना क्या होगा? अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दीजिए, कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। तो अमाउंट कितना दे रहे हैं हम? 13,891 रुपए। ठीक है, और मूलधन कितना था हमारा? 12,000। ठीक है, घटा दिया तो हमारे पास 1,891 रुपए 50 पैसे कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, इसके बाद हम एक चर्चा और करके और फिर हम एक थोड़ा सा रिवाइज करेंगे
कि कंपाउंड इंटरेस्ट का हम कहाँ एक जगह और एप्लीकेशंस देखते हैं, इसका उपयोग करते हैं, है ना? तो एप्लीकेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट फार्मूला कब? जब हमें जनसंख्या पर आधारित सवाल होते हैं, तो वहाँ भी इस तरीका का उपयोग करते हैं। सिचुएशन वेयर वी कुड यूज द फार्मूला फॉर कैलकुलेशन, यानी वो परिस्थितियां जब हम इस फार्मूले का उपयोग कैलकुलेशंस के लिए करेंगे, वो क्या है? जैसे एक सवाल देखते हैं, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी वाज 20,000 इन ए ईयर 1997। किसी शहर की जनसंख्या जो है 1997 में 20,000 थी, है ना? इट इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, और वहां की जनसंख्या 5% साल की दर से बढ़ रही है। तो ये दर का उपयोग करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है? फाइंड द पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ ईयर 2000। हाँ, 2000, तो 2000 में वहां पे कितनी संख्या हो जाएगी, ये पता करना है हमें। 1997 से 2000 मतलब 3 साल हो गए, तो समय हमारे पास हो गया 3, दर हो गई 5%, है ना? और ये हमारा जो 1997 में जो जनसंख्या थी वो मूलधन की जगह आ जाएगी, तो ये हमारा मूलधन पुट करेंगे। इसलिए हम P बराबर 20,000, रेट 10% ईयरली, टाइम 3 ईयर्स लेके हम इसको कैलकुलेट करेंगे। क्या? अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि उन्होंने बोला है कि 2000 में कितनी हो जाएगी। तो ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, ठीक है? इससे हमको पता चल जाएगा, अमाउंट कैलकुलेट करना होगा हमको। अब हम आखिरी में ये देखेंगे कि हमने आज क्या-क्या चर्चा की, ठीक है? तो पहली चीज़ हमने डिस्काउंट के बारे में देखा, रिडक्शंस की बात करेंगे कि जब किसी के जो आपको जो एमआरपी होता है, मतलब बुक जो लिखी रहती है, लिस्ट प्राइस जिसको बोलते हैं, वो कुछ होती है, दुकानदार उससे कुछ कम दे देता है। तो मान लीजिए ₹15 लिखा है और आपको ₹12 में दे दिया, तो आपको उसमें ₹3 का डिस्काउंट मिला। तो मतलब रिडक्शंस गिवन ऑन द मार्क प्राइस सॉरी रिडक्शन गिवन ऑन द मार्क प्राइस इज कॉल्ड डिस्काउंट, ठीक है ना? और फिर इसके बाद में हमने वो सवाल देखा था जो रेफ्रिजरेटर वाला, जिसमें उसने ₹2500 में खरीदा था और ₹500 उसमें रिपेयर चार्ज किया था, तो हमने कॉस्ट प्राइस को 3000 माना था। तो दैट इज व्हाट हियर नाउ एडिशनल एक्सपेंसेस मेड आफ्टर बाइंग एन आर्टिकल आर इंक्लूडेड इन द कॉस्ट प्राइस एंड आर नोन एज ओवरहेड एक्सपेंसेस। मतलब कि जो खरीदारी के बाद में उस पर जो खर्चा लगता है माल ढुलाई पे ले जाने वगैरह में, उसको हम ओवरहेड चार्जेस बोलते हैं, वो मूलधन पर जुड़ता है। इसलिए कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? बाइंग प्राइस प्लस ओवरहेड एक्सपेंसेस, मतलब मूलधन जो क्रय मूल्य होगा किसी वस्तु का, वो उसको खरीदने की कीमत और उस पे हुआ खर्चा दोनों जुड़ जाएगा। और फिर हमने देखा कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट इज द इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन द प्रीवियस ईयर्स अमाउंट। मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो पिछले साल उसके 1 साल पहले वाले अमाउंट यानी मिश्रधन दूसरे साल के लिए मूलधन बन जाता है। और हमारे पास में अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जो होता है, हम जानते हैं इस बात को। तो अमाउंट व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, जब ब्याज की गणना वार्षिक करते हैं, तो हम P1 प्लस R बाई 100 रेज़्ड टू पावर n इसका उपयोग कर सकते हैं। और दूसरा एक तरीका हो सकता है, जब हाफ ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना हो, तो आप अगर वो सब नहीं करना चाहते हैं, तो ये एक तरीका है। मतलब क्या नहीं करना चाहिए? रेट आधा नहीं करना है आपको और टाइम वैसे लेना है। तो ये देखिए, अमाउंट व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, अमाउंट इक्वल टू P1 प्लस R बाई 200 कर दिया मैंने। रेट का यहाँ आधा अपने आप आधा हो गया और समय यहाँ दुगना हो गया। समझ रहे हैं? तो इसलिए इस तरीके से भी उपयोग कर सकते हैं। वही वैल्यू पुट करके सिर्फ यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर दीजिए, यानी यहाँ 200 हो जाएगा, यहाँ 2n हो जाएगा, तो हाफ ईयरली कैलकुलेट हो जाएगा। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस R बाई 200 रेज़्ड टू पावर 2n। ये देखिए, रेट हाफ हो गया, टाइम दुगना हो गया, ठीक है? यहाँ पे P प्रिंसिपल है, R रेट पर्सन है और n नंबर ऑफ पीरियड्स है। तो आज की चर्चा इतनी काफी है। अगली क्लास में फिर हम मिलेंगे।